जी वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि वीडियो क्लिप 3 में जो है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट्स था, ठीक है, तो उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। हमारे सेकंड और थर्ड को डेप्रिसिएशन भी इसमें हमने कवर करनी है, और पॉसिबल जो मेथड की हमने बात की थी, स्ट्रेट लाइन मेथड और डबल डिक्लाइन मेथड, वो हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड और उसकी जो डिटेल है, ठीक है, तो उसमें उसी में मॉडिफिकेशन जो मेथड आते हैं उसको जो है हम इस सेशन में, इस वीडियो में जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जी पहली बात कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें, एक्सपेंडिचर हमारा क्या था, एक्सपेंस जो होता है ना, सिंपल एक्सपेंस आपका जो है एक खास अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है। लाइक अगर वो 1 मंथ है, ठीक है, या क्वार्टरली आप अपना इंटीरियम स्टेटमेंट की हम जैसे बात करते हैं ना, कि वो मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, या फिर मैक्सिमम लॉन्ग लेके जाएं तो आप क्या है, एनुअल होता है, ठीक है। तो आपका ऐसा एक्सपेंस जो कि एक खास अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसको हम एक्सपेंस कह देते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ थिंग या कॉस्ट जो भी आप यूज कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड टू जनरेट द रेवेन्यू, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। बाकी जो एक्सपेंडिचर है, ये भी है तो एक्सपेंस ही, लेकिन ये ऐसा एक्सपेंस है जिसको आप एक अकाउंटिंग पीरियड नहीं, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम इसका नाम क्या है, एक्सपेंडिचर रख लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, बात ये है कि एक्सपेंडिचर जो है नॉर्मल आपके पास, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अब हमने डिफरेंस करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस और एक्सपेंशन ऑफ अ प्लांट एसेट इज कॉल्ड अ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो भी एक्सपेंडिचर जब आप परचेज कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो अपने प्लांट की, प्लांट एसेट की, ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिकॉर्डेड इन एसेट अकाउंट। ऑब्वियसली बात है, इसको हम क्या कर रहे होते हैं, अपना एज अ एसेट के तौर पे इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंट ऑफन यूज दिस वर्ब एज अ कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का भी वर्ड अक्सर आपको बुक्स में मिलेगा, कैपिटलाइज टू मीन द चार्जिंग एक्सपेंडिचर टू द एसेट अकाउंट रेदर देन एन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये एक आपके पास टर्म सामने आ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि एक्सपेंशन है, परचेज है, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, या कैपिटलाइज करना पड़ जाए आपको, ठीक है, अपने एक एसेट, प्लांट एसेट को, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दे रहे होते हैं। तो इसी में फिर आ जाए कि एक्सपेंडिचर फॉर ऑर्डिनरी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, फ्यूल चार्जेस एंड अदर आइटम नेसेसरी टू द ओनरशिप एंड यूज ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये समझ आया आपको कि अब ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि हम कर रहे हैं, क्यों, किस वजह से कर रहे हैं, इन ऑर्डिनरी रिपेयरिंग, ठीक है। अब ये समझ लें कि एक्सपेंस ऑर्डिनरी रिपेयरिंग वगैरह करानी पड़ जाती है, कोई फ्यूल चार्जेस, ऐसी बात है वो प्लांट वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो उसमें जो फ्यूल वगैरह है, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ठीक है, और उसकी जो जो भी उससे रिलेटेड नेसेसरी आप एक्सपेंस समझते हैं, जो कि उसकी जो है जिसके बिहाफ पे उसको हम इजीली जो है चला सकेंगे, यूज कर सकेंगे, तो इन सभी एक्सपेंस को क्या करते हैं, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं, क्यों, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, इन अ इनकम स्टेटमेंट एज अ एक्सपेंस अकाउंट इनको हम यूज करते हैं। उसकी रीजन ये है कि चार्ज टू एन एक्सपेंस अकाउंट इज बेस्ड ऑन assumption that the benefit from the expenditure will be used up to the current period। एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड या करंट पीरियड में जो है, जो हमने इसको यूज किया, फ्यूल इसमें यूज हुआ, इसकी मेंटेनेंस इसकी करानी पड़ गई, जो भी अगर इसकी टूट फूट कोई डैमेजेस हुआ उसको रिपेयर करवाया, ठीक है, तो वो एक करंट अकाउंटिंग पीरियड में है, तो इस वजह से इसको हम एज अ एक्सपेंस डील करते हैं, और ये है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देयरफॉर द कॉस्ट शुड बी डिडक्ट फ्रॉम द रेवेन्यू, ठीक है, ऑफ द पीरियड इन डिटरमिन द नेट इनकम। ओके जी, चलिए जी, ये यहाँ पे हमारी बात खत्म करते हैं। अब डेप्रिसिएशन की तरफ आ जाते हैं। डेप्रिसिएशन की जो आई मीन के डेफिनेशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। जल्दी से इसको, टेंजिबल एसेट जो है, प्लांट एसेट विद द एक्सेप्शन ऑफ द लैंड आर यूज फॉर कंपनी ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। सिवाय लैंड के हमारे जो टेंजिबल एसेट, जैसे हमने पीछे बात की थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, तो यही कहा था कि लिमिटेड नंबर ऑफ उसके लाइफ हो सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज अ टर्म इन यूज द accounting to allocation the cost of tangible plant asset to expense in the period in which the services are received from the asset। okay, तो हमने हमारी जो एक एग्जांपल थी उसमें हमने डिलीवरी ट्रक की बात की थी, ठीक है। डिलीवरी ट्रक जो है
सर्विसेज हम उससे रिसीव कर रहे हैं ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस केस में जो है वो कह रहा है ट्रक को ऐड कर सकते हैं एज अ एसेट अकाउंट में, बिकॉज द परचेज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन सर्विसेज विल बी बेनिफिट द सेवरल फ्यूचर ईयर, सेवरल फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो ये बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट, और इसको फिर हम डेप्रिशिएट करते हैं। लाइक देखें, जो भी एसेट है आप जब परचेज करते हैं, परचेजिंग कॉस्ट उसकी आ गई, और फिर क्या होगा एज अ एसेट परचेज, और फिर क्या है आपने जो है बैलेंस शीट में एज अ एसेट प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पे इसको लिख लेना होता है। और फिर एज द सर्विसेज आर रिसीव, जितनी इससे हमने सर्विसेज या बेनिफिट ले लिया एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में, उसको फिर हम क्या कहते हैं एज अ एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में, और उसको एज अ डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर देते हैं, ठीक हो गया। तो जर्नल एंट्री अगर आप लोगों को याद आ रही हो तो क्या किया करते थे, जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो भी इक्विपमेंट उसका नाम लिख देते थे, उसको आप डेबिट करते थे, और डेप्रिसिएशन अकामुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है उसको हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, ठीक हो गया। चलें जी, बुक वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो उसका भी हमें आइडिया है। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, कॉस्ट ऑफ एसेट लेस करते थे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आप बुक वैल्यू किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपका 5 साल का एसेट है, 2 साल उसको यूज कर लिया, तो 2 साल की जितनी उसकी अकामुलेट हो चुकी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके साथ उसकी जो कॉस्ट ऑफ एसेट जितने का आपने परचेज किया था, जो कॉस्ट टोटल आपने बेयर की थी वो लिखेंगे, तो हमें बुक वैल्यू का पता चल जाएगा। ओके जी, चलें जी, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन की तरफ आ जाते हैं बच्चों। अच्छा, जैसे मैंने बात की थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। तो नॉर्मली अगेन यही बात दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये बड़ा कॉमनली जो है डेप्रिसिएबल एसेट है, ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड जो है इट एलोकेट द इक्वल portion of depreciation expense to each period of this एसेट यूजफुल लाइफ। और इसका सबसे मजे की बात ये है कि एक दफा आपने फार्मूला अप्लाई कर लिया, ठीक है, तो वो दोबारा हर दूसरे साल में, तीसरे साल में फार्मूला भी अप्लाई ना करें, एक इक्वल अमाउंट होती है जो कि हर साल डेप्रिसिएट हो रहा होता है हमारा एसेट, और उसको एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे डेप्रिसिएशन मेथड्स की बात करें, जिनको एक एक्सेलरेटेड मेथड का नाम हम देते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मेथड मीन कि जो लार्ज अमाउंट जो होती है आपके पास, large amount of depreciation are recognized in the early years and early year asset life, और जो smaller amount होती है recognized in the later, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास समझ लें कि जो ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, अर्ली ईयर जो है उसमें हम चार्ज करते हैं, और जो कम डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं वो आप लास्ट ईयर में चार्ज करते हैं। तो इसके लिए जो है एक्सेलरेटेड जितने भी मेथड है वो यही काम करते हैं, ठीक है। तो वो एक मेथड डबल डिक्लाइन हम करेंगे आपके सामने, ताकि आपको जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए जी, अब ऐसा है कि ये थोड़ा सा आपको समझाया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड के। स्ट्रेट लाइन मेथड जस्ट लाइक 1 2 3 4 ईयर, एक फिक्स लाइक 1000 है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं 1000, ठीक है। ये पहले साल भी डेप्रिसिएशन 1000 है, सेकंड ईयर में भी 1000 है, थर्ड में भी 1000 है, 4 5 सारी, ठीक है। बट इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड में तो आपकी पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है हो सकता है वो आपकी 4000 हो, फिर आप 3000 पे आ गए हैं, फिर आप 25 पे आ गए हैं, फिर आप जो है 1000, फिर आप 2000 पे आ गए हैं बेशक, ठीक है, या फिर आपका जो है आगे 15 या 1000 या इससे कम आ गए हैं, ठीक है। तो ये हर एक साल की जो डेप्रिसिएशन है, एक तो डिफरेंस होगी, और इसमें ये देखें जो आप ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं वो पहले 2 सालों में बेयर कर रहे हैं, और 3 साल और चौथे 5 ये सारा ऐसा ऐसा क्या है आखिरी साल में सबसे कम डेप्रिसिएशन आपके चार्जेस होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। मजीद इसकी जो कैलकुलेशन है वो अभी हम करते हैं तो समझ आ जाएगी। डाटा फ्रॉम आवर इलस्ट्रेशन, इसकी तरफ हम आ जाते हैं। देखें जी, एक डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। अब जरा ऑन जनवरी 2 S&G होलसेल ग्रोसरी acquire a new delivery truck. The data and estimate need for the computation of the annual depreciation expense. Cost क्या है 17,000, estimated residual value जो scrap value होती है 2000 है, 5 year उसकी useful life है। स्ट्रेट लाइन मेथड की हम यूज करते हैं। पुराना हमारा फार्मूला था जो कि आपको पहले भी पता है, क्या था जी, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यही था जी। चलें, और इसमें देखें 17,000 लेस किया आपने 2000 डिवाइड किया 5 ईयर से, तो कितना आ गया 3000 पर ईयर। अब ये 3000 पर ईयर आपकी डेप्रिसिएशन चार्जेस हो गए, ठीक है। अब इसका अगर हम समराइज करें एक शेड्यूल बना के टेबल फॉर्म में, ये देखें आप लोग देख सकते हैं पहले साल की डेप्रिसिएशन देखें। अब उसने क्या कर दिया, 17,000 में से 2000 गए, 15,000 आ गया, 15,000 का 1/5, ठीक है।
1/5, 1/5 ये बेटा क्या है, ये आपके पास लाइफ है, ठीक है, लाइफ ऑफ ये एसेट, ठीक है। 1/, यानी कि 15,000 को 5 पे डिवाइड कर दिया, 15,000 को 5 पे डिवाइड कर दिया, तो भाई 3,000 ही आना है ना। या आप पहले साल डिवाइड कर लें, आप आखिरी साल, 15,000 को ही हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 3,000 ही आएगा, ठीक है। हाँ, अकोमोलेट क्या होती जाएगी, ये यहाँ पे फिगर आपको नजर है। पहला साल जो था आपका था उसमें 3,000, ठीक है, आपकी डेप्रिसिएशन चार्जेस और बुक वैल्यू की अगर हम बात करें क्या है, 70,000 जीरो में था। पहले साल के बाद जो आपके पास आई वैल्यू, बुक वैल्यू क्या आ जाएगी, 14,000 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरे साल की भी आपके पास क्या है, 3,000 डेप्रिसिएशन आ गई, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। पहला अकोमोलेट हुआ था 3, एक और अकोमोलेट हो गया, तो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 होगी, और यही 6,000 आप 14,000 में से फिर 3,000 निकाल दें तो कितना आ जाता है, 11,000 आ जाता है, ठीक है। और फिर 3,000 ऐड करें, 9,000 आ जाता है, 12,000 आ जाता है, और 15,000 आ जाता है, ठीक है। और एट द एंड आपकी जो बुक वैल्यू है 2,000 रह जाती है। यही हमने कहा था ना कि जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू है 2,000 है, तो ये देखें आपके सामने 2,000 वैल्यू आ गई, और इसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, ये हमारी रिमेनिंग अमाउंट है। वी कैन कैलकुलेट द बुक वैल्यू एसेट, फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर द दैट ईयर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 8,000। हाउ, देखें, अगर हम बात करते हैं कि हमने थर्ड ईयर के बाद जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, देखो कॉस्ट आपकी 17,000 है, accumulated depreciation ऑफ 3 ईयर क्या होगा, 3,000 मल्टीप्लाई 3 कर दो, 9,000 हो गया ना। 9,000 17,000 से निकाल दे तो 8,000 का अभी आपका एसेट पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ये हमारा बुक वैल्यू निकालने का क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, थर्ड ईयर 8,000, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए जी, एक और हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है जिसको हम डेप्रिसिएशन फॉर फ्रैक्शनल पीरियड कहते हैं। इसकी थोड़ी सी लॉजिक समझें। देखें, फ्रैक्शनल पीरियड से मुराद ये है कि सम टाइम ऐसा होता है अकाउंटिंग में कि हमने देखें ये जनवरी 2 में परचेज किया, जब परचेज किया था ट्रक, डिलीवरी ट्रक जनवरी 2 में, देयरफॉर वी कंप्यूट द फुल ईयर डेप्रिसिएशन, हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट कर ली, चलें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, एक दो दिन की खैर होती है, ठीक है। लेकिन लेट्स अज्यूम, अगर आप बात करते हैं कि यार हमने यही ट्रक जो है अक्टूबर में परचेज किया, अक्टूबर 1 में, ठीक है। अब जो अक्टूबर 1 है वो आपको पता है कि वो तो एक तो एंड ऑफ द ईयर भी नहीं है, किसी हद तक ये क्वार्टरली उसमें लास्ट क्वार्टर में आ जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ लें कि आपने 8, अब कितना आपने यूज किया, 3 मंथ यूज किया ना फिर तो, ठीक है। थस द ट्रक वुड हैव बीन यूज्ड ओनली 3 मंथ, ठीक है, 3/12, 12 मंथ में से 3 मंथ हमने यूज किया, तो इस केस में उसकी अगर डेप्रिसिएशन आप बच्चों कैलकुलेट करते हो तो क्या बनता है, 750 बनता है, ठीक है। अगर आप यही ईयर्स को जो है मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो कैसे देखें, 3,000 आपका पूरे साल की थी, ठीक है, और 3/12 मल्टीप्लाई हम कर देते तो 750 बनता है ना। पर मंथ की भी ऐसे निकाल सकते हो, 12 पे डिवाइड कर दो, पर मंथ की आ जाएगी। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, 3 पे डिवाइड कर रहे हैं कि 3 महीनों की हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो 750, पर मंथ की 250 हो जाएगी, ठीक है। एनी हाउ, अच्छा जी, इसके लिए फिर हमारा जो एक मेथड होता है ना, वो हम क्या कहते हैं, हाफ कन्वेंशन, क्या जी, हाफ कन्वेंशन, हाफ ईयर कन्वेंशन मेथड होता है। इसमें आप क्या कर देते हैं, हाफ ईयर की कंसिडर कर लेते हैं, एक एक मंथ को नहीं लेके चलते, साल, पूरे साल के बजाय हाफ कंसिडर कर लेते हैं, तो उस केस में हमारा जो है हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके जी, चलें जी, अब ये वही आपका एसेट है सारा, ये यहाँ पे शेड्यूल देख लें। इसका जो पहला साल है वो भी हाफ हो जाएगा, और जब देखें पहला साल हाफ होगा तो ये कंप्लीट ईयर है, ये कंप्लीट ईयर है, ये कंप्लीट ईयर है, ये कंप्लीट 4 आपके कंप्लीट ईयर है, ये हाफ है, तो आखिरी साल भी तो हाफ करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो 1500 ये, 1500 ये हो गया, समझो 3,000 वही 1 साल का हो गया, ठीक है। तो ये सारा शेड्यूल वैसे बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, बुक वैल्यू भी इस तरह से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, तो ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, हमने क्या हाफ कन्वेंशन यूज कर लिया कि अगर कोई ऐसा एसेट है और कुछ कंपनीज ऐसे यूज करती हैं, जाहिर सी बात है वो मिड ऑफ द ईयर या 3 या 4 माह अगर उन्होंने जो है डेप्रिसिएशन आई मीन एसेट को यूज किया तो वो पूरे साल नहीं करते, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास फ्रैक्शन ईयर्स था, और नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे डबल डिक्लाइन मेथड की, तो इसको आप रीड करें, ये आपके पास सॉल्व भी हुआ है, ऑप्सो आपको अंडरस्टैंडेबल होगा आपके लिए। नेक्स्ट मेथड जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।